नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास प्रेमाश्रम का अगला भाग लेकर। एक पखवाड़ा बीत गया। संध्या समय था। शहर में बर्फ़ की दुकानों पर जमघट होने लगा। हुक्के और सिगरेट से लोगों को अरुचि होती जाती थी। ज्वाला सिंह लखनपुर से मौके की जांच करके लौटे थे। कुर्सी पर बैठे ठंडा शरबत पी रहे थे कि सीलमणि ने आकर पूछा, दोपहर को कहाँ रह गए थे? ज्वाला, बाबू प्रेम शंकर का मेहमान रहा। वह अभी देहात में ही है। सील, अभी तक बीमारी का जोर कम नहीं हुआ? ज्वाला, नहीं, अब कम हो रहा है। वह पूरे 15 दिन से देहातों के दौरे कर रहे हैं। एक दिन भी आराम से नहीं बैठे। गांव में जनता उनको पूजती है। बड़े बड़े हाकिम का भी इतना सम्मान न होगा। न जाने इस तपन में उनसे कैसे वहाँ रहा जाता है। न पंखा, न टट्टी, न शरबत, न बर्फ़। बस पेड़ के नीचे एक झोपड़े में पड़े रहते हैं। मुझसे तो वहाँ एक दिन भी न रहा जाए। सील, परोपकारी पुरुष जान पड़ते हैं। क्या हुआ, तुमने मौका देखा? ज्वाला, हाँ, खूब देखा। जिस बात का संदेह था वही सच्ची निकली। ज्ञान शंकर का दावा बिल्कुल निस्सार है। उसके मुख्तार और चपरासियों ने मुझे बहुत चकमा देना चाहा, लेकिन मैं इन लोगों के हथकंडों को खूब जान गया हूँ। बस हाकिमों को धोखा देकर अपना मतलब निकाल लेते हैं। जरा इस भलमनसाहत को देखो कि आसामियों के तो जान के लाले पड़े हुए हैं और इन्हें अपने प्याले पर खून की धुन सवार है। इतना भी नहीं हो सकता कि जरा गांव में जाकर गरीबों की तसल्ली तो करते। इन्हीं का भाई है कि जमींदारी पर लात मारकर दीनों की निस्वार्थ सेवा कर रहा है। अपनी जान हथेली पर लिए फिरता है और एक ये महापुरुष हैं कि दीनों की हत्या करने से भी नहीं हिचकते। मेरी निगाह में तो अब इनकी आधी इज्जत भी नहीं रही, खाली ढोल है। सील, तुम जिनकी बुराई करने लगते हो उनकी मिट्टी पलीद कर देते हो। मैं भी आदमी पहचानती हूँ। ज्ञान शंकर देवता नहीं, लेकिन जैसे सब आदमी होते हैं वैसे ही वह भी हैं। खामखा दूसरों से बुरे नहीं। ज्वाला, तुम उन्हें जो चाहो कहो, पर मैं तो उन्हें क्रूर और दुरात्मा समझता हूँ। सील, अब तुम उनका दावा अवश्य ही खारिज कर दोगे। ज्वाला, कदापि नहीं। मैं ये सब जानते हुए भी उन्हीं की डिग्री करूँगा, चाहे अपील से मेरा फैसला मनसूख हो जाए। सील, प्रसन्न होकर, हाँ, बस मैं भी यही चाहती हूँ। तुम अपनी सी कर दो, जिससे मेरी बात बनी रहे। ज्वाला, लेकिन ये सोच लो कि तुम अपने ऊपर कितना बड़ा बोझ ले रही हो। लखनपुर में प्लेग का भयंकर प्रकोप हो रहा है। लोग तबाह हुए जाते हैं। खेत काटने की भी किसी को फुर्सत नहीं मिलती। कोई घर ऐसा नहीं जहाँ से शोक विलाप की आवाज़ ना आ रही हो। घर के घर अंधेरे हो गए। कोई नाम लेने वाला भी न रहा। उन गरीबों में अब अपील करने की सामर्थ्य नहीं। ज्ञान शंकर डिग्री पाते ही जारी कर देंगे। किसी के बैल नीलाम होंगे, किसी के घर बिकेंगे, किसी की फसल खेत में खड़ी खड़ी कौड़ियों के मोल नीलाम हो जाएगी। ये दीनों की हाय किस पर पड़ेगी? ये खून किसी की गर्दन पर होगा। मैं बदमाशी से नहीं डरता, लेकिन अन्याय और अनर्थ से मेरे प्राण कांपते हैं। सीलमणि ये व्याख्यान सुनकर कांप उठी। उसने इस मामले को इतना महत्वपूर्ण न समझा था। उनका मौन व्रत टूट गया। बोली, यदि ये हाल है तो आप वही कीजिए जो न्याय और सत्य कहे। मैं गरीबों की आह नहीं लेना चाहती। मैं क्या जानती थी कि जरा से दावे का ये भीषण परिणाम होगा। ज्वाला सिंह के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। सीलमणि को अब तक वह न समझे थे। बोले, विद्यावती के सामने कौन सा मुँह लेकर जाओगी? सीलमणि, विद्यावती ऐसे क्षुद्र विचारों की स्त्री नहीं है, और अगर वह इस तरह मुझसे रूठ भी जाए तो मुझे कोई चिंता नहीं। मैत्री के पीछे क्या गरीबों का गला काट लिया जाए? मैं तो समझती हूँ वह ज्ञान शंकर से चिढ़ती है। जब कभी उन्होंने मुझसे इस दावे की चर्चा की, मैं मेरे पास से उठकर चली गई। उनकी माया लिप्सा उसे एक आंख नहीं भाती। दावा खारिज होने की खबर सुनकर मन में प्रसन्न होंगी। ज्वाला, उस पर आपका दावा है कि गायत्री के इलाके का प्रबंध करेंगे। उसकी इनसे एक दिन भी न निभेगी। मैं बड़ी दयावती है। सीलमणि, दावा खारिज करते वह अपील कर दे तो? ज्वाला, हाँ, बहुत संभव है, अवश्य करेंगे। सील,
और वहाँ से इनका दावा बहाल हो सकता है। ज्वाला: हाँ, हो सकता है। सील: तब तो वह गरीब खेतहरों को और भी पीस डालेंगे। ज्वाला: हाँ, ये तो इनकी प्रकृति ही है। सील: तुम खेतिहरों की कुछ मदद नहीं कर सकते। ज्वाला: ये मेरे अख्तियार से बाहर है। सील: किसानों को कहीं से धन की सहायता मिल जाए तब तो वह ना हारेंगे। ज्वाला: हार जीत तो हाकिम के निश्चय पर निर्भर है। हाँ, उन्हें मदद मिल जाए तो वह अपने मुकदमे की पैरवी अच्छी तरह कर सकेंगे। सील: तो तुम कुछ रुपए क्यों नहीं दे देते? ज्वाला: वाह, किस अन्याय से भागता हूँ वही करूँ। वाह, जिस अन्याय से भागता हूँ वही करूँ। सील: प्रेम शंकर जी बड़े दयालु हैं, उनके पास रुपए हों तो वह खेतिहरों की मदद करें। ज्वाला: मेरे विचार से वह इस न्याय के लिए अपने भाई से बैर न करेंगे। इतने में बाहर से कई मित्र आ गए। ग्वालियर का एक नामी जल तरंगिया आया हुआ था। क्लब में उसका गाना होने वाला था। लोग क्लब चल दिए। दूसरी तारीख पर ज्ञान शंकर का मुकदमा पेश हुआ। ज्वाला सिंह ने फैसला सुना दिया। उनका दावा खारिज हो गया। ज्ञान शंकर उस दिन स्वयं कचहरी में मौजूद थे। ये फैसला सुना तो दांत पीस कर रह गए। क्रोध में भरे हुए घर आए और अयोध्या पर जले दिल के फफोले फोड़े। आज बहुत दिनों के बाद लाला प्रभा शंकर के पास गए और उनसे भी एक असद्व्यवहार का रोना रो आए। एक सप्ताह तक यही क्रम चलता रहा। शहर में ऐसा कोई परिचित न था जिससे उन्होंने ज्वाला सिंह के कपट व्यवहार की शिकायत न की हो। यहाँ तक कि रिश्वत का दोषारोपण करने में भी संकोच न किया और उन्हें शब्दाघातों से भी तस्कीन न हुई। कलम की तलवार से भी चोटें करनी शुरू की। कई दैनिक पत्रों में ज्वाला सिंह की खबर छपी। जिस पत्र में देखिए उसी में उनके विरुद्ध कालम के कालम भरे रहते थे। एंग्लो इंडियन पत्रों को हिंदुस्तानियों की अयोग्यता पर टिप्पणी करने का अच्छा अवसर हाथ आया। 1 महीने तक यही रौला मचा रहा। ज्वाला सिंह के जीवन का कोई अंग कलंक और अपवाद से न बचा। एक संपादक महाशय ने तो यहाँ तक लिख मारा कि उनका मकान शहर भर के रसिक जनों का अखाड़ा है। ज्ञान शंकर के रचना कौशल ने उनके मनोमालिन्य के साथ मिलकर ज्वाला सिंह को और अत्याचार और अविचार का काला देव बना दिया। बेचारे लेखों को पढ़ते थे और मन ही मन ऐंठ कर रह जाते थे। अपनी सफाई देने का अधिकार न था। कानून उनका मुंह बंद किए हुए था। मित्रों में ऐसा कोई न था जो पक्ष में कलम उठाता। पत्रों में मिथ्यावादिता पर कुड़ कुड़ कर रह जाते थे, जो सत्यासत्य का निर्णय किए बिना अधिकारियों पर छींटे उड़ाने में ही अपना गौरव समझते थे। घर से निकलना मुश्किल हो गया। शहर में जहाँ देखिए यही चर्चा थी। लोग उन्हें आते जाते देखकर खुले शब्दों में उनका उपहास करते थे। अफसरों की निगाह भी बदल गई। जिलाधीश से मिलने गए। उसने कहला भेजा, मुझे फुर्सत नहीं है। कमिश्नर एक बंगाली सज्जन थे, उनके पास फरियाद करने गए। उन्होंने सारा वृत्तांत बड़ी सहानुभूति के साथ सुना, लेकिन चलते समय बोले कि यह संभव है कि इस हलचल का आप पर कोई असर न हो। मुझे शंका है कि कहीं यह प्रश्न व्यवस्थापक सभा में न उठ जाए। मैं यथाशक्ति आप पर आँच न आने दूंगा, लेकिन आपको न्यायोचित समर्थन करने के लिए कुछ नुकसान उठाने पर तैयार रहना चाहिए, क्योंकि सन्मार्ग फूलों की सेज नहीं है। एक दिन ज्वाला सिंह इन्हीं चिंताओं में मग्न बैठे हुए थे कि प्रेम शंकर आए। ज्वाला सिंह दौड़कर उनके गले लिपट गए। आंखें सजल हो गईं, मानो आपकी किसी परम हितैषी से भेंट हुई हो। कुशल समाचार के बाद पूछा, देहात से कब लौटे? प्रेम शंकर: आज ही आया हूँ। पूरे 1.5 महीने लग गए। 2-3 दिन का इरादा करके घर से चला था। हाजीगंज वाले बार बार बुलाने न जाते तो मैं जेठ भर वहाँ और रहता। ज्वाला: बीमारी की क्या हालत है? प्रेम शंकर: शांत हो गई है। ये कहिए, समाचार पत्रों में क्या हड़बोंग मचा हुआ है? मैंने तो आज देखा दुनिया में क्या हो रहा है, इसकी कुछ खबर ही न थी। ये मंडली तो बेतरह आपके पीछे पड़ी हुई है। ज्वाला: उनकी कृपा है, और कहूँ? प्रेम: मैं तो देखते ही समझ गया, ये ज्ञान शंकर के दावे को खारिज कर देने का फल है। ज्वाला: बाबू, ज्ञान शंकर से कभी ऐसी आशा न थी। मुझे अपना कर्तव्य पालन करने का ये दंड दिया जाएगा। अगर वह केवल मेरी न्याय
और अधिकार संबंधी बातों पर आघात करते तब भी मुझे खेद न होता। मुझे अत्याचारी कहते, जुल्मी कहते, निरंकुश सिद्ध करते। हम इन आपेक्षों के आदी होते हैं। दुख इस बात का है कि मेरे चरित्र को कलंकित किया गया है। मुझे अगर किसी बात का घमंड है तो वह अपने आचरण का। मेरे कितने ही रसिक मित्र बैरागी कहकर चिढ़ाते हैं। यहाँ मैं कभी थिएटर देखने नहीं गया, कभी मेला तमाशा तक नहीं देखा। बाबू ज्ञान शंकर इस भांति से भली भांति परिचित हैं, लेकिन मुझे सारे शहर के छैलों का नेता बनाने में उन्हें लेस मात्र भी संकोच न हुआ। इन आक्षेपों से मुझे इतना दुख हुआ कि उसे प्रकट नहीं कर सकता। कई बार मेरी इच्छा हुई कि विष खा लूं। आपसे मेरा परिचय बहुत थोड़ा है, लेकिन मालूम नहीं क्यों जी चाहता है कि आपके सामने हृदय निकाल कर रख दूं। मैंने कई बार जहर खाने का इरादा किया, किंतु ये सोच कर कि कदाचित इससे इन आक्षेपों की पुष्टि हो जाएगी, रुक गया। ये भय भी था कि सीलमणि रो रो कर प्राण न त्याग दे। सच पूछिए तो उसी के श्रद्धामय प्रेम ने अब तक मेरी प्राण रक्षा की है। अगर वह एक क्षण के लिए भी मुझसे विमुख हो जाती तो मैं अवश्य ही आत्मघात कर लेता। ज्ञान शंकर मेरे स्वभाव को जानते हैं। मैं और वह बरसों तक भाइयों की भांति रहे हैं। उन्हें मालूम है कि मरे हृदय में मर्म स्थान कहाँ है। इसी स्थान को उन्होंने अपनी कलम से भेदा और मेरी आत्मा को सदा के लिए निर्बल बना दिया। प्रेम, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि इन पत्रों पर मान हानि का अभियोग चलाइए। इनके सिवा अपने को निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाय नहीं। मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं कि ज्ञान शंकर पर इसका क्या असर पड़ेगा। उन्हें अपने कर्मों का दंड मिलना चाहिए। मैं स्वयं सहिष्णुता का भक्त हूँ, लेकिन यह संभव है कि कोई चरित्र पर मिथ्या कलंक लगाए और मैं मौन धारण किए बैठा रहूँ। आप वकीलों से सलाह लेकर अवश्य मान हानि का मुकदमा चलाइए। ज्वाला सिंह कुछ सोच कर बोले, और भी बदनामी होगी। प्रेम, कदापि नहीं। आपको इन मिथ्या क्षेपों का प्रतिवाद करने का अवसर मिलेगा और जनता की दृष्टि में आपका सम्मान बढ़ जाएगा। ऐसी दशा में आपका चुप रह जाना अक्षम्य ही नहीं, दूषित है। ये न समझिए कि मुझे ज्ञान शंकर से द्वेष या अपवाद से प्रेम है। इस सिद्धांत को केवल सिद्धांत की निष्पक्ष दृष्टि से देखता हूँ। मान रक्षा हमारा धर्म है। ज्वाला, मैं नतीजे को सोचकर कातर हो जाता हूँ। बाबू ज्ञान शंकर का फंस जाना निश्चित है। मुमकिन है जेल की नौबत आए। वह आत्मिक कष्ट मेरे लिए इससे कहीं असह्य होगा। जिससे वर्षों तक भ्रातृवत प्रेम रहा, जिससे दांत काटी रोटी थी, उससे मैं इतना कठोर नहीं हो सकता। मैं तो इस विचार मात्र से ही कांप उठता हूँ। इन आक्षेपों से मेरी केवल इतनी हानि होगी कि यहाँ से तब्दील हो जाऊँगा या अधिक से अधिक पदच्युत हो जाऊँगा, परंतु ज्ञान शंकर तबाह हो जाएंगे। मैं अपने दुरावेशों को पूरा करने के लिए उनके परिवार का सर्वनाश नहीं कर सकता। प्रेम शंकर ने ज्वाला सिंह को श्रद्धापूर्ण नेत्रों से देखा। इस आत्म उत्सर्ग के सामने उनका सिर झुक गया, हृदय सद अनुराग से परिपूर्ण हो गया। ज्वाला सिंह के पैरों पर गिर पड़े और सजल नेत्र होकर बोले, भाई जी, आपको परमात्मा ने देव स्वरूप बनाया है। मुझे अब तक न मालूम था कि आपके हृदय में ऐसे पवित्र और निर्मल भाव छिपे हुए हैं। ज्वाला सिंह झिझक कर पीछे हट गए और बोले, भैया, ईश्वर के लिए वह अन्याय न कीजिए। मैं तो अपने को इस योग्य भी नहीं पाता कि आपके चरणार बिंद अपने माथे से लगाऊं। आप मुझे कांटों में घसीट रहे हैं। प्रेम शंकर, यदि आपकी इच्छा हो तो मैं उन्हीं पत्रों में इन आक्षेपों का प्रतिवाद कर दूं। ज्वाला सिंह वास्तव में प्रतिवाद की आवश्यकता को स्वीकार करते थे, किंतु इस भय से कि कहीं मेरी सम्मति मुझे उस पद से न गिरा दे जो मैंने अभी प्राप्त किया है, इनकार करना ही उचित जान पड़ रहा। बोले, जी नहीं, इसकी भी जरूरत नहीं। प्रेम शंकर के चले जाने के बाद ज्वाला सिंह को खेद हुआ कि प्रतिवाद का ऐसा उत्तम अवसर हाथ से निकल गया। अगर इसके नाम से प्रतिवाद निकलता तो वह सारा मिथ्या जाल मकड़ी के जालों के सदृश कट जाता। पर अब तो जो हुआ सो हुआ। एक साधु पुरुष के हृदय में स्थान तो मिल गया। प्रेम शंकर घर तक जाने का विचार करके हाजीपुर से चले थे। महीनों घर से कुशल समाचार न मिला था, लेकिन यहाँ से उठे तो 9 बज गए थे। जेठ की लू चलने लगी थी। घर से हाजीपुर लौट जाना दुस्तर था, इसीलिए किसी दूसरे का इरादा करके लौट पड़े। लेकिन ज्ञान शंकर को चैन कहाँ। उन्हें ज्यों ही मालूम हुआ कि भैया देहात से लौट आए हैं,
वह उनसे मिलने के लिए उत्सुक हो गए। ज्वाला सिंह को उनकी नज़रों में गिराना आवश्यक था। संध्या समय था। प्रेम शंकर अपने झोपड़े के सामने वाले गमलों में पानी दे रहे थे कि ज्ञान शंकर आ पहुँचे और बोले, क्या मजूर कहीं चला गया है क्या? प्रेम शंकर, मैं भी तो मजूर ही हूँ। घर पर सब कुशल है ना? ज्ञान, जी हाँ, सब आपकी दशा है। आपके यहाँ तो कई हलवाए होंगे, क्या वह इतना भी नहीं कर सकते कि इन गमलों को सींच दें? आपको व्यर्थ कष्ट उठाना पड़ता है। प्रेम, मुझे उनसे काम लेने का कोई अधिकार नहीं है। वह मेरे निज के नौकर नहीं है। मैं तो केवल यहाँ का निरीक्षक हूँ। और फिर मैंने अमेरिका में तो हाथों से बर्तन धोए हैं, होटलों की मेज़ें साफ की हैं, सड़कों पर झाड़ू दी हैं। यहाँ आकर मैं कोई और तो नहीं हो गया। मैंने यहाँ कोई खिदमतगार नहीं रखा है, अपना सब काम कर लेता हूँ। ज्ञान, तब तो आपने हद कर दी। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि क्या आप क्यों अपनी आत्मा को इतना कष्ट देते हैं? प्रेम, मुझे कोई कष्ट नहीं होता। हाँ, इसके विरुद्ध आचरण करने से अलबत्ता कष्ट होगा। मेरी आदत ऐसी ही पड़ गई है। ज्ञान, ये तो आप मानते हैं कि आत्मिक उन्नति की भिन्न कक्षाएं होती हैं। प्रेम, मैंने इस विषय में कभी विचार नहीं किया और न अपना कोई सिद्धांत स्थिर कर सकता हूँ। उस मुकदमे की अपील अभी दायर की या नहीं? ज्ञान, जी हाँ, दायर कर दी। आपने ज्वाला सिंह की सज्जनता देखी। ये महाशय मेरे बनाए हुए हैं। मैंने ही इन्हें रटा रटा कर किसी तरह बीए कराया। अपना हर्ज करता था, पर पहले इनकी कठिनाइयों को दूर करता था। इस नेकी का इन्होंने ये बदला दिया। ऐसा कृतज्ञ मनुष्य मैंने नहीं देखा। प्रेम, पत्रों में उनके विरुद्ध जो लेख छपे हैं वह तुम्ही ने लिखे थे? ज्ञान, जी हाँ। जब वे मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं तब मैं उनसे क्यों रियायत करूं? प्रेम, तुम्हारा व्यवहार बिल्कुल न्याय विरुद्ध था। उन्होंने जो कुछ किया न्याय समझ कर किया। उनका उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना न था। तुमने केवल उनका अनिष्ट करने के लिए ये आक्षेप किया। ज्ञान, जब आपस में अदालत हो गई तब सत्यता का विवेचन कौन करता? धर्म युद्ध का समय अब नहीं रहा। प्रेम, तो ये सब तुम्हारी मिथ्या कल्पना है। प्रेम, ज्ञान, जी हाँ, आपके सामने लेकिन दूसरों के सामने। प्रेम, बात काट कर, वह मान हानि का दावा कर दे तो? ज्ञान, इसके लिए बड़ी हिम्मत चाहिए और उनमें हिम्मत नहीं है। उनमें हिम्मत नाम मात्र की भी नहीं है। ये सब रौब धोप दिखाने के ही हैं। अपील का फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो भी उनकी और खबर लूँगा। अपील का फैसला मेरे अनुकूल हुआ तो अभी उनकी और खबर लूँगा। जाते कहाँ हैं? और कुछ न हुआ तो बदनामी के साथ तब्दील तो हो ही जाएंगे। अब की तो आपने लखनपुर की खूब सैर की। आसामियों ने मेरी खूब शिकायत की होगी। प्रेम, हाँ, शिकायत सभी कर रहे हैं। ज्ञान, लड़ाई दंगे का तो कोई भय नहीं है। प्रेम, मेरे विचार में तो इसकी संभावना नहीं है। ज्ञान, अगर उन्हें मालूम हो जाए कि इस विषय में हम लोगों के मतभेद हैं, और ये स्वाभाविक ही है क्योंकि आप अपने मनोगत छिपा नहीं सकते, तो वह और भी शेर हो जाएंगे। प्रेम, हंसकर, तो इससे हानि क्या होगी? ज्ञान, आपके सिद्धांत के अनुसार तो कोई हानि ना होगी, पर मैं कहीं का नहीं रहूँगा। इस समय मेरे हित के लिए यह अति आवश्यक है कि आप उधर जाना आना बंद कर दें या कम कर दें। प्रेम, क्या तुम्हें संदेह है कि मैं आसामियों को उभाड़ कर तुमसे लड़ाता हूँ? मुझे तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। मैं लखनपुर के ही नहीं सारे देश के कृषकों से सहानुभूति है, लेकिन इसका ये आशय नहीं कि मुझे जमींदारों से कोई द्वेष है। हाँ, अगर तुम्हारी यही इच्छा है कि मैं उधर न जाऊं तो यही सही। अब मैं कभी न जाऊंगा। ज्ञान शंकर को इत्मीनान तो हुआ, पर वह इसे प्रकट न कर सके। मन में लज्जित थे अपने भाई की रजोवृत्ति के सामने। उन्हें अपनी तमोवृत्ति बहुत निकृष्ट प्रतीत होती थी। वह कुछ देर तक कपास और मक्का के खेतों को देखते रहे जो यहाँ बहुत पहले ही बो दिए गए थे। फिर घर चले आए। श्रद्धा के बारे में न प्रेम शंकर ने कुछ पूछा, न उन्होंने कुछ बताया। श्रद्धा अब उनकी प्रेयसी नहीं, उपास्य देवी थी। दूसरे दिन 10 बजे डाकिये ने उन्हें एक रजिस्टर्ड लिफाफा दिया। उन्होंने विस्मित होकर लिफाफे को देखा। पता साफ लिखा हुआ था। खोला तो 500 रुपये का एक करेंसी नोट निकला। एक पत्र भी था जिसमें लिखा हुआ था, लखनपुर वालों की सहायता के लिए ये रुपए आपके पास भेजे जाते हैं। ये आप अपील की
पैरवी करने के लिए उन्हें दे दें। इस कष्ट के लिए क्षमा कीजिएगा। प्रेम शंकर सोचने लगे, इसका भेजने वाला कौन है? यहाँ मुझे कौन जानता है? कौन मेरे विचारों से अवगत है? किसे मुझ पर इतना विश्वास है? इन सब प्रश्नों का उत्तर मिलता था ज्वाला से, किंतु मन इस उत्तर को स्वीकार न करता था। अब उन्हें यह चिंता लगी कि यह रुपए क्यों कर भेजूं। ज्ञान शंकर को मालूम हो गया तो वह समझेंगे मैंने स्वयं आसामियों की सहायता ज्ञान शंकर को मालूम हो गया तो वह समझेंगे मैंने स्वयं आसामियों को सहायता दी है। उन्हें कभी विश्वास न आएगा कि यह किसी अन्य व्यक्ति की अमानत है। यदि आसामियों को न दूं तो महान विश्वासघात होगा। इसी हैस वैस में शाम हो गई और लाला प्रभा शंकर का शुभ आगमन हुआ। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ सब्सक्राइब अवश्य करें। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारत।